हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजकुमार एंड वेलकम टू राज ज्ञान दृष्टि। आज अपनी इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के विश्व राजनीति के राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक के अध्याय 4 सत्ता के नए केंद्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो अगला सब टॉपिक है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान। तो आसियान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई और यह किस तरह से एक नया केंद्र सत्ता का बनकर उभरा और इसकी महत्वता और भारत की इसमें भागीदारी क्या है, इन सभी को हम अध्ययन अपने इस वीडियो में करेंगे। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें तो आपको ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए। जब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की या दक्षिण पूर्व एशिया की, तो हमारे जहन में आ जाना चाहिए उन देशों के नाम और उनके नक्शे, जैसे कि श्रीलंका, मालदीव, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। ये सारे जो देश हैं, कम से कम इनकी जो हमारे दिमाग में पहली झलक है वह बन जानी चाहिए कि यह देश दक्षिण एशिया में स्थित हैं। तो हम इन्हीं देशों की बात करेंगे और यह संगठन इन्हीं देशों का एक समूह है। तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान, दूसरा विश्व युद्ध 1939-1945 के दौरान जब चला, तो उस दौर में और फिर उसके दौरान और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, तो एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ। तो उपनिवेश जो वाद का शिकार रहा यह देश, जो एशिया का यह दक्षिणी हिस्सा था और यह देश थे, इन पर क्या है दूसरी विश्व युद्ध के दौरान या उससे पहले के दौर पर लगभग यह सभी देश क्या है उपनिवेशवाद थे। उपनिवेशवाद क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश पर शासन करता है या अपना उस देश को गुलाम बना लेता है और उस देश पर अपने शासन व्यवस्था को कायम रखता है। जैसे कि भारत पर अंग्रेजों का शासन उपनिवेशवाद का एक उदाहरण है। अब भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई, तो इन देशों ने क्या है अपने औपनिवेशिक दौर में, अपनी गुलामी के दौर में एक राजनीतिक और जो आर्थिक कीमत है इनको चुकानी पड़ी। मतलब कि इनको लूटा गया, एक तरीके से कहें कि इनका जो व्यापारिक फ़ायदा है उठाया गया, लेकिन इनको इन देशों का विकास नहीं किया गया। तो युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और यह देश धीरे धीरे आज़ाद होने लगे, जिनमें भारत भी एक था, तो हमने पढ़ा है अपने पहले की वीडियोज़ में कि किस तरह से जब भारत को 1947 में आज़ादी मिलती है, तो इसको अपने राष्ट्र निर्माण, अपने देश के आर्थिक विकास और एकता को बनाए रखना और गरीबी और भूखमरी से निजात पाना एक मुख्य समस्या और मुख्य मुद्दा रहा। तो इसी तरह से अन्य राष्ट्रों के लिए भी यही मुद्दे प्रमुख रहे, जिनमें उनको अपने राष्ट्र निर्माण यानी कि राष्ट्र को बनाए रखना और उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारना और जो आर्थिक पिछड़ापन है उसको दूर करना और गरीबी को ख़त्म करना। तो इसे हम शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा। अब यह देश ऐसे देश थे जिनके ऊपर बार बार दबाव बनाया गया या इनके ऊपर दबाव बना रहा कि यह पहली दुनिया या दूसरी दुनिया या कहें कि अमेरिकी खेमे अमेरिकी गुट या सोवियत खेमे सोवियत गुट में शामिल होने का जो दबाव था इनके ऊपर कहीं ज़्यादा रहता था।
नहीं तो इन पर क्या है, रूस और अमेरिका जो उस समय की महाशक्तियां हुआ करती थी, तो इन देशों द्वारा जो सहयोग है ना मिले और इनका जो विकास है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, ऐसा इनको डर और दबाव बना रहता था। तो टकरावों और भागम भाग की जो ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। अब दूसरे विश्व युद्ध के दौर में जो यह सारी समस्याएं थीं कि अपने राष्ट्र का निर्माण करना, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना, अपनी गरीबी को दूर करना, और फिर उसके बाद जो शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही, तो उसमें किसी एक गुट में शामिल होने का दबाव, यह सभी जो इनके ऊपर जो परेशानियां थी, सारे भागम भाग थे, ये ऐसा क्या है, इसको संभाल पाना ये जो दक्षिण एशियाई जो देश थे इनके लिए आसान बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में थी। तो बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेल जोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। अब लेकिन हालांकि पहली दुनिया जो अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत खेमा, तो तीसरी दुनिया का भी निर्माण हो रहा था, जिसमें यह देश, दक्षिण एशिया के देश, अफ्रीका के देश और पिछड़े देश जो अपना आर्थिक विकास कर रहे थे और विकासशील देश, यह देश किसी भी गुट में जाना नहीं चाहते थे। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। अब जब कि इन देशों पर पहली दुनिया या दूसरी दुनिया में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था, तो ऐसे में बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे माध्यमों से यह देश क्या है, अपने एकता को कायम करने का प्रयास अनौपचारिक रूप से कर रहे थे, लेकिन यह क्या है, सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे ऐसे संगठनों से या ऐसे बैठकों से। तो इसी के चलते क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने और दक्षिण पूर्व एशिया संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक सैद्धांतिक या जिसे कहें लक्ष्य क्या है इसका, यह स्पष्ट नहीं हो रहा था। महज यह कुछ लोगों का मानना था या कुछ लोगों का नज़रिया था कि यह दूसरी और पहली दुनिया से बचने का तरीका था और इसका कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। लेकिन यह इसके कुछ आलोचनाएं थीं जिसके कारण क्या है, इन दक्षिण एशियाई देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सफलता नहीं मिल पा रही थी अपनी एकता को बनाए रखने में। तो फिर ऐसे में क्या होता है, जो दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं, यह क्या है, अपना एक संगठन बनाते हैं आसियान। तो जो आसियान की मूल पृष्ठभूमि थी कि आसियान की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी और किन परिस्थितियों में आसियान जो संगठन है यह बना, तो हमने अब तक यह जाना। अब हम जानेंगे कि इसके बनने की जो प्रक्रिया है वह क्या रही। तो 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों, अब जो आसियान के संस्थापक मूल 5 देश हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं कि जो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के 5 देशों बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करते हैं। अब यह देश थे, अब 5 देश थे, वह कौन से? इंडोनेशिया पहला, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर और 5वां था हमारा थाईलैंड। तो यह 5 देशों ने आसियान संगठन के लिए बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और उसके साथ ही आसियान की स्थापना कर दी। तो आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक, अब हम यहाँ पर आसियान के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। अब हमने आसियान की स्थापना कर ली, उसके बनने की पृष्ठभूमि की चर्चा कर ली। अब हम जो उद्देश्य क्या रहे उसको हम जानेंगे कि जो औपचारिक उद्देश्य हैं वो क्या हैं। तो पेश करके, तो अपने आर्थिक जो विकास को तेज करना था, जो क्या है
कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अपनी जो विकास है, जो आर्थिक विकास है, उसको तेज किया जा सके और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल किया जा सके। आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो यह कार्टून बना है इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो 2003 में यूरोपीय संघ के ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। अब आसियान से पहले जो हमने पढ़ा यूरोपियन संघ के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में, यह कार्टून उससे रिलेट करता है, लेकिन हम हालांकि जान लेते हैं इसके बारे में। तो 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी और यह कोशिश नाकामयाब रही। जब यूरोपीय संघ ने अपनी एकता को और अधिक बढ़ाने के लिए और अधिक कायम करने के लिए अपना एक खुद का संविधान निर्माण करने का जो प्रयास है वह किया, लेकिन उसमें वह विफल रहा, नाकामयाब रहा। तो इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बनाया गया है। तो उसी पर आधारित यह कार्टून है, उसी पर तंज कसने के लिए यह कार्टून बनाया गया है। तो कार्टूनिस्ट यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखा रहा है? तो अब क्या है, यहाँ पर जो समुद्र की लहरें हैं ऊंची ऊंची और चट्टानें हैं, उसमें एक जहाज, बड़ा सा जहाज, जो किसका प्रतीक है? टाइटैनिक जहाज का। टाइटैनिक जहाज के बारे में आप जानते होंगे कि यह बहुत बड़ा जहाज था, जो कि अब तक का सबसे शायद बड़ा जहाज था दुनिया का। जो भी क्या है कि वह भी क्या है, समुद्र की लहरों के आगे, समुद्र के तूफान के आगे टिक नहीं पाया था, वह भी समुद्र में विलीन हो गया था। तो इसी तरह से बताया गया कि यूरोपीय संघ चाहे जितना ही महान, चाहे जितना ही बड़ा और चाहे उसकी एकता चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन समुद्र की लहरें जो चुनौतियां हैं, समुद्र की लहरें किस, चट्टाने किसका प्रतीक है? यूरोपीय संघ के लिए जो चुनौतियां थी उसका प्रतीक है, क्योंकि चुनौतियों के आगे इस टाइटैनिक जहाज या यूरोपीय संघ को भी डूब जाना पड़ा या झुकना पड़ा, या उसका जो एकता है उसको चुनौती के रूप में यह लहरें या उसकी चुनौतियां जो यूरोपीय संघ की है किस तरह से उसको चुनौती दे रही थी, जो कि अपना संविधान बनाने के प्रयास कर रहा था, लेकिन वह विफल रहा। तो इसी तरह से टाइटैनिक जहाज, वह ऐसा विश्वास किया जाता था कि यह किसी भी तूफान से निपट सकता है या किसी भी तरह की चुनौती से, समुद्री चुनौती से निपट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। बड़े से बड़े जहाज को भी समुद्र की लहरों ने गिरा दिया, उसे डुबा दिया। तो इसी तरह से यूरोपीय संघ चाहे जितना ही बड़ा और कितना ही एकता क्यों नहीं बना लेता था, लेकिन जब उसने संविधान बनाने की कोशिश की तो उसमें वह विफल रहा। तो यहाँ पर है कि एक कल्पना की गई है कि क्या होता अगर यूरोपीय संघ की एक फुटबॉल टीम होती। तो यहाँ पर एक फुटबॉल टीम की बात की गई है। तो मतलब जितने भी यूरोपीय संघ में एक देश हैं उसमें एक फुटबॉल टीम हो। हम देखते हैं कि अलग अलग देशों की, चाहे भले ही वो यूरोपीय संघ के हिस्सा है, लेकिन उनकी जो नेशनैलिटी है वो अलग है। उनकी अपनी फुटबॉल टीम है, अपनी नेशनल प्लेइंग टीम होती है। तो अगर एक टीम हो पूरी यूरोपीय संघ की तो कैसा होगा, यह आप अपने विचारों के अनुसार सोच सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आसियान का झंडा। अब हम टॉपिक पर फिर वापस आते हैं आसियान पर, और जिसमें हम जानेंगे कि आसियान का झंडा, इसमें एक आयताकार या रेक्टेंगल शीट है जिसमें ब्लू कलर है, डार्क नेवी कलर है, और बीच में एक सर्कल वाइट रिंग है, और उसमें लाइट रेड कलर या पिंक, डार्क पिंक कलर आप देख सकते हो, और उसमें पंखुड़ियाँ हैं। यह पंखुड़ियाँ जो हैं सदस्य देशों की एकता को जो है वह दिखाती हुई पंखुड़ियाँ हैं। अब पढ़ लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या जो है जानकारी दी गई है। तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में ध्यान क्या है, 10 बलियाँ हैं। ये जो पंखुड़ियाँ हैं किसकी हैं? बालियों की पंखुड़ियाँ हैं। बलियाँ यानी किसी बाली, ये जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ जब फसल होती है उसकी तो एक बाली होती है, उसकी बाली मतलब एक गुच्छा, बीजों का एक गुच्छा, तो उसको दिखाया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है। हमने सदस्य देशों में क्या देखा, 5 देशों ने मूल सदस्य स्थापना जिन्होंने की वह 5 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 10 सदस्य दिखाए गए हैं इस प्रतीक चिन्ह में, क्योंकि बाद में जो देश हैं वह शामिल होते चले गए जैसे जैसे इस संगठन की लोकप्रियता बढ़ती है। तो ये जो बालियाँ हैं वह 10 देशों को दिखाती हैं।
जो आपस में क्या है बिल्कुल घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनकी मित्रता और आपसी एकता को भी दिखाती हुई है। अब फिर वृत्त जो है, वृत्त में एक अंदर, वृत्त के अंदर यह बालियाँ हैं, तो वृत्त किसका प्रतीक है? यह आसियान की एकता का प्रतीक है। तो इस तरह से हमें जो है वर्णन किया गया है इस झंडे का। तो अब हम आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो हमने पढ़ लिया कि अपनी आर्थिक स्थिति को तेज करना और आर्थिक स्थिति को सुधारना एक उद्देश्य रहा, और उसके माध्यम से क्या है सामाजिक और जो सांस्कृतिक विकास है वह हासिल करना था। अब कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदे पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। यानी कि जो कानून का शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था एक अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल सके, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र के जो नियम कानून थे उनका पालन अच्छी तरीके से कराया जा सके, यह भी एक उद्देश्य था इसका। अब बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, अब किस तरह से जो अलग अलग देश जुड़ते चले गए उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी क्या है इसके सदस्य देशों में शामिल हो गए। अब इसकी संख्या क्या हो गई? 10 हो गई। तो यूरोपीय संघ जो था की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा था। यूरोपीय संघ से यह किस तरह अलग है? यूरोपीय संघ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर और तो था, लेकिन वह क्या अधिराष्ट्र यानी जिनमें राष्ट्रों का महत्व ना होकर उस संगठन या उस संघ का महत्व हो। जैसे कि अब हम यूरोपीय संघ का जितने महत्व देखते हैं उससे सदस्य देशों का क्या महत्व है शायद हम जानते भी नहीं हैं, क्योंकि उसमें एक कॉमन झंडा होगा, कॉमन गान होगा, कॉमन एक संविधान बनाने का भी प्रयास किया गया, कॉमन एक जो व्यापार प्रणाली है वो होगी। तो हर चीज़ एक साझी पहचान के रूप में उसमें विकसित हो रही थी यूरोपीय संघ में। लेकिन जो आसियान था वह इंडिविजुअल एक अपनी खुद की पहचान को बनाए रखते हुए जो देश हैं वह इस संगठन में शामिल हो सकते थे। तो इसका उद्देश्य ऐसा नहीं था, एकीकरण और अधिराष्ट्र का उद्देश्य नहीं था, बल्कि स्वतंत्र राष्ट्र और राष्ट्र की पहचान के साथ इस संगठन में आप हिस्सा लें और अपने उद्देश्यों को पूरा करें। यह इस तरह से जो है जो आसियान है यूरोपीय संघ से अलग है। तो उसकी जैसा क्या है उसकी, अब यूरोपीय संघ की तरह जो है आसियान अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था, जो बल्कि अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया। अब आसियान जो था आपसी तालमेल, आपसी जो टकराव है उनको दूर कर और साथ आकर आर्थिक विकास करना, यह उसका उद्देश्य था। जो हम यूरोपीय संघ देखते हैं उसमें एक यूरोपीय संघ का आर्थिक विकास हो, ऐसा उसमें लक्ष्य रखा गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सदस्य देशों का विकास हो, इसलिए यह देश साथ आए। लेकिन यूरोपीय संघ में जो सदस्य देश हैं इसलिए साथ आए ताकि यूरोपीय संघ का विकास हो सके। तो इस तरह से जो दोनों संगठन हैं आपसी भिन्नताएं रखते हैं। तो इसी वजह से जो आसियान है काफ़ी जो मशहूर हुआ पूरी दुनिया में, और इसको आसियान शैली जो आसियान वे है वह ही कहा जाने लगा। तो इस तरह की एक नई पद्धति, एक नई शैली जो है, नए स्टाइल का जो जन्म हुआ या चलन आया, तो इसको एक आसियान वे कहा जाने लगा। तो आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें राष्ट्र का सम्मान और राष्ट्र की पहचान प्रमुख रही है। और दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। अब क्या है, यह ऐसे सदस्य देशों का ग्रुप है जो बहुत तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। हालांकि यह विकसित राष्ट्र नहीं है, हमें एक ध्यान में रखना चाहिए, यह विकासशील राष्ट्र हैं, लेकिन जो इनकी विकास की रफ्तार है वह कहीं ज़्यादा तेज है।
अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। अब क्या है, जो आसियान है वह मात्र एक आर्थिक और सामाजिक संगठन के तौर पर ही ना दिख रहे, उसको और विस्तार देने के लिए क्या है, 2003 में आसियान ने अपना एक सुरक्षा समुदाय और आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जैसे नामक 3 स्तंभों के आधार को रखा। और ऐसा जो कदम है आसियान का, वह यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। तो यूरोपीय संघ ने भी कुछ इसी तरह के प्रयास किए थे। तो आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। अगर हमसे पूछा जाए कि यूरोपीय संघ और आसियान में क्या समानताएं हैं, तब यहाँ पर हमें जो समानताएं हैं वह नज़र आती हैं कि जो आसियान सुरक्षा समुदाय या आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का निर्माण आसियान को यूरोपीय संघ के समान बनाता है। अब जो आसियान सुरक्षा समुदाय है उसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का जो सैनिक टकराव है देशों के बीच में, तो उसको एक सहमति प्रदान करना, उसको शांति से सुलझा पाना, यह काम है इसका। और 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति और निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की है। तो आसियान ने बहुत से ऐसे कदम भी उठाए हैं जहां पर इसने शांति की कोशिश की है और शांति स्थापित भी की है और शांति के प्रयास भी किए हैं। तो आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच, अब जो आसियान के देश हैं उनमें जो सुरक्षा है, आपसी सुरक्षा और विदेश नीति, एक साझी विदेश नीति, उसमें तालमेल भी बनाया जा सके, तो उसके लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच, इसकी स्थापना होती है। तो बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है। अब जो मूल सिद्धांत था आसियान के स्थापना का, वह था कि अपनी आर्थिक वृद्धि की जा सके, हालांकि वह ऐसा बना रहा। अब हम देखते हैं कि आसियान का जो कुल अर्थव्यवस्था है वह अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसे देशों की तुलना में तो कहीं ज़्यादा छोटी है, लेकिन जो इसका विकास और इन सब के सबसे अधिक तेज रफ्तार से हो रहा है। लेकिन जो इनके आसियान के विकास की जो रफ्तार है वह यह अमेरिका हुआ, यूरोपीय संघ हुआ या जापान हुआ, इनसे कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इनकी जो आर्थिक विकास की जो रफ्तार है, तो इसके चलते ही इस क्षेत्र में और इससे बाहर और इसके प्रभाव में तेजी से क्या है, वृद्धि हो रही है। तो आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। तो यहीं पर हम उद्देश्यों की बात कर रहे हैं फिर से कि आपसी जो बाजार है उसको बढ़ावा देना, आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, आपसी आर्थिक विकास में मदद करना। तो यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विकास को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा।
अब किसी देश में कुछ किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिससे उसका आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यवस्था को बदलने का भी प्रयास यह जो संगठन है वह करता है। तो आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं को के मामले में भी मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाने पर भी ध्यान दिया है। अब क्या, आसियान ने एक ऐसा क्षेत्र बनाने का प्रयास किया है जहां पर जो निवेश है वह किया जा सके, श्रम है उसका आवागमन हो सके, जो सेवाएं प्रदान की जा सकें, उसके लिए जो मुक्त व्यापार है उस इन चीज़ों का, उस पर टैक्स ना लगे, एक देश का दूसरे देश पर लगाया जाने वाला जो टैक्स है उसमें कमी लाई जा सके या उसको टैक्स फ्री किया जा सके। तो इस क्षेत्र में भी इसने प्रयास किए हैं और ऐसा सिद्धांत इसने निकाला है जो अब दुनिया अपना रही है और दुनिया के प्रत्येक संगठन अपना रहे हैं। तो इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है। तो अब यहाँ पर क्या है, फ़ायदा दिख रहा है आसियान में, अमेरिका और चीन को भी फ़ायदा दिख रहा है, जहाँ पर अगर ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं कि हम अपने क्षेत्र में, अपने आसियान सदस्य देशों में श्रम का आवागमन जो है उसमें तेज़ी लाएंगे, उसमें बाधाएं जो हैं उसको कम किया जाएगा। निवेश अगर करोगे तो उसमें हम टैक्स नहीं लगाएंगे, कम से कम टैक्स रखेंगे। जो भी सेवाएं हमें प्रदान की जा रही हैं या आप प्रदान करेंगे उसमें जो इन सभी में लगने वाला जो सीमा शुल्क है उसको ख़त्म या कम किया जाएगा। तो ऐसे में फिर बड़े बड़े जो देश विकसित देश या विकासशील देश हैं वह भी आकर्षित होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए, इसका सहयोग प्राप्त करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर अमेरिका और चीन का भी उदाहरण दिया गया कि यह भी इस आसियान की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच है और इसके विजन दस्तावेज 2022-2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी है। तो आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से भी यह बात निकली है और इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। अब आसियान क्या है, किसी भी मुद्दे को लेकर टकराव से बचता है और उसको समाधान और बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करता है। तो हमें यहाँ पर कंबोडिया का एक अच्छा उदाहरण है जहाँ पर इसने एक टकराहट और टकराव से बचकर एक शांति और बीच का रास्ता निकालने में सफलता प्राप्त की और पूर्वी तिमोर के संकट को भी इसने संभाल लिया और पूर्वी एशिया सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 के नियमित रूप से वार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। तो क्या है, पूर्वी एशिया सहयोग पर जो आसियान है वह नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष के लिए 1999 से ही बैठकें आयोजित करता आया है। तो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति जो है खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने भी इसे और भी आकर्षक बना दिया है। अब इसकी तरफ जो तेजी से विकसित होने वाले देश है उन्होंने भी दिलचस्पी जब ली है तो इसकी आर्थिक विकास और इसके आकर्षण को और अधिक प्रमुखता मिल गई है। तो शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है और भारत ने 2 आसियान जो सम्मेलन हुए उसमें सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता भी किया है। अब भारत ने शुरुआती कुछ सालों में आसियान संगठन के ऊपर इतना ध्यान अपना नहीं दिया, आकर्षित नहीं किया, लेकिन जब भारत को इसमें लगा कि हाँ इसमें हमें बेनिफिट्स हैं, राष्ट्र के लिए इसमें हित हैं, तब भारत ने भी इसकी तरफ अपना रुख किया। और इसी कड़ी में
फिर सदस्य देश जो हैं इसके आसियान के मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके साथ एक मुफ्त व्यापार का जो समझौता भारत ने संपन्न किया। मुफ्त व्यापार क्या होता है कि जो किसी भी वस्तु का व्यापार या सेवा या तकनीक या ज्ञान या श्रम का जब एक देश से दूसरे देश में निर्यात आयात या व्यापार होता है तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगाया जाता है। जो देश हैं टैक्स लगाते हैं तो उस टैक्स से छूट मिल सके उसे कहते हैं, और या उस टैक्स से छूट दी जाए उसको कहते हैं मुक्त व्यापार समझौता। तो 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र जो व्यवस्था है वह लागू हुई और आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्य और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। अब एकमात्र आसियान ऐसा देश है, संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों के लिए आपसी परामर्श, आपसी बातचीत और आपसी सुरक्षा है, इस मामले पर राजनीतिक चर्चा का एक मंच है वह प्रदान करता है। तो उससे पहले हम इन तस्वीरों की चर्चा कर लेंगे। तो पूर्वी एशिया के देश, यह कार्टून है। तो इसमें क्या है, भारत ने 1991 से लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। इससे पूर्व एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। तो भारत, जैसे कि हमें पता है, 1991 से ही ज़्यादा अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक उदार और अधिक पूंजीवादी और प्राइवेटाइजेशंस जो है और इस प्रक्रिया को अपनाता है, अधिक तेज़ी से अपनाता है। तो हम फिर 1991 से हमने लुक ईस्ट यानी कि पूरब की ओर देखो। अब हमें उससे पहले हम पश्चिम की ओर देखते थे। पश्चिम की ओर देखने से मतलब है दिशा की ओर, पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा की ओर देखना नहीं है। पश्चिम की ओर देखने से तात्पर्य या हमारा मतलब यह है कि पश्चिम की ओर देखो। पश्चिम की ओर मतलब जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे जो देश हैं ये क्या है, पश्चिम दिशा की ओर हैं। भारत से पश्चिम की ओर पड़ते हैं, इसलिए हम हमेशा से इनको फॉलो करते आए हैं, इनकी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते आए हैं, इनके डेवलपमेंट के तरीके को फॉलो करते आए हैं। अब यह समय आ गया था 1991 के बाद कि जब हमने अपनी नीति को बदल दिया और हमने कहा कि लुक ईस्ट यानी कि पूरब की ओर देखो। पूरब की ओर देखो यानी भारत जो पूरब के देश हैं जिसमें ये आसियान के सदस्य देश शामिल हैं, ये किस तरह से अपना विकास कर रहे हैं, किस तरह से संगठन बना रहे हैं, किस तरह से अपने आर्थिक विकास के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं, तो इनका साथ क्यों ना लिया जाए। तो हमने इस तरह की नीति को अपनाया और फिर 2014 से हमने एक्ट ईस्ट यानी कि ईस्ट के साथ एक समझौता करो, कानून बनाओ ईस्ट को लेकर, जो ऐसे संगठन इनमें शामिल हो जाओ या इन संगठनों का लाभ तो उठाओ। तो इस तरह से हमने 2014 से अपनी नीति को फिर बदल दिया कि अब समझौते करो इन देशों के साथ, जैसे कि हमने 2010 में समझौता किया मुक्त व्यापार का। तो इसी का एक उदाहरण यह कार्टून है। यहाँ पर यह तस्वीर है आसियान भारत जो मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन 2018। तो यह 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए एक डाक टिकट जारी करते हुए आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री भी। तो यह सभी आसियान के सदस्य देश हैं और जिसका आयोजन क्या है, भारत में कराया जा रहा है नई दिल्ली में, और फिर यहाँ पर एक डाक टिकट जारी किया जा रहा है। तो हमने एक क्वेश्चन के साथ अपने इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो आसियान क्यों सफल रहा और दक्षेश साख क्यों नहीं? क्या इसलिए कि उस क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा देश नहीं है? यह क्वेश्चन आपके ऊपर है, लेकिन इससे पहले हम सार्क के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर इस क्वेश्चन का जवाब हम ढूंढने का प्रयास जो है वह करेंगे। अब हम अपने अगले वीडियो में चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान
इस टॉपिक पर बात करेंगे। और तब तक के लिए